जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि UPSSC पैट 2021 का मॉडल पेपर कल आपका फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ था यूट्यूब पे। आज दूसरा पार्ट लेके हम आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये हिंदी के 5 क्वेश्चंस आएंगे इसमें UPSSC पैट में, उसके लिए क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ हम फैक्ट भी जानते हैं, जो ऑप्शन होते हैं उसका भी आंसर आपके लिए निकालते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दीर्घ संधि नहीं है? तो दोस्तों, दीर्घ संधि नहीं है। दोस्तों, दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है दीर्घ संधि के बारे में, तो उसमें हमने ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक बताई है? काहे की ट्रिक? दीर्घ संधि की पहचान। दीर्घ मतलब ही होता है दोस्तों बड़ा। क्या दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। अब बड़ा मतलब कौन कौन से स्वर, जैसे बड़ा, जैसे इधर देख लेते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये शब्द जिसमें भी सेंटर में होंगे वो शब्द बड़ा दीर्घ। ये ट्रिक होती है। क्या सेंटर में देखेंगे हम इसमें किसमें बड़ा आ है, या देखेंगे किसी भी जगह, या किसमें बड़ी ई है, या देखेंगे बड़ा ऊ किसमें है, वो शब्द दीर्घ शब्द होगा। तो दोस्तों देखते हैं किसमें है बड़ा आ। पुस्तकालय, पुस्तकालय, ये पुस्तकालय दिया, इसमें बड़ा आ है। कैसे? ये पुस्त और कालय, यहाँ बड़ा आ है। और दोस्तों, विद्यालय, पुस्तकालय में बड़ा है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, तो मतलब ये भी दीर्घ संधि है और ये भी दीर्घ संधि है। अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन है अपना विद्यार्थी, इसमें भी बड़ा आ है ना, इसमें भी बड़ा आ दिया हुआ, मतलब ये भी दीर्घ संधि है। ये है, ये है, ये है। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब ये होगा क्यों नहीं? अगर ये दीर्घ संधि नहीं है तो कौन सी संधि है, ये कौन सा गुण है? तो दोस्तों देखते हैं, ये दिया है उपेंद्र। उपेंद्र दोस्तों दिया है, तो उपेंद्र एक हमने बताई थी ट्रिक आपको, क्या है कि उपेंद्र, उपेंद्र जिसमें क्या ए ओ आर, इसकी ट्रिक होती है। एक वीडियो जो आपने अभी तक नहीं देखा है मेरा संधियों का, वो प्लीज वीडियो देखिए, उससे आपको काफी पहचान जाएगी। तो और ये संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनी ही आनी है। क्या आनी ही आनी है? पेपर में 2021 पेट मॉडल पेपर है, उसमें आनी ही आनी है। तो ए ओ आर, क्या ए ओ आर। अब हम इसमें देखेंगे, ये संधि हमने बताया था उसमें जिसमें सेंटर में ए ओ आर होगा। क्या ए ओ आर, या एक मात्रा ऊपर होगी, वो संधि कौन सी होगी? वो दोस्तों गुण संधि होगा। इसका मतलब ये आंसर डी तो गलत है, इसके लिए दीर्घ संधि नहीं है, बट ये गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। अब क्यों गुण संधि है दोस्तों? अगर ये गुण संधि का एक यहाँ पे हो, जैसे परोपकार, ये दोस्तों ये भी यहाँ पे ओ है ना, ये ओ यहाँ पर है ना, तो ये मतलब ये भी गुण संधि हो गया। तो दोस्तों गुण संधि आपको समझ में आई? क्या यहाँ पे हमने बताया कि जैसे कि ये ए शब्द, ए छोटा ए, ये ए है ना, ये यहाँ पे ए यूज हुआ है, इसका मतलब ये गुण संधि है। क्या गुण संधि? अब दोस्तों ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन नहीं है? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक की विशेषण किसे कहते हैं? दोस्तों ये डिफिनेशन, इसको अगर ये भी आपने हमारे वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब चैनल पे जाओ, इस वीडियो को देखें। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें गुणवाचक विशेषण दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें गुण और दोषों, क्या गुण और दोषों की चर्चा की जाती है, उसमें उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्या अच्छा, अच्छा एक क्वालिटी है ना,
तो इसका मतलब ये गुणवाचक विशेषण है। अब दोपहर, क्या दोपहर गुणवाचक, दोपहर एक टाइम है, टाइम समय है, इसका मतलब ये भी गुणवाचक विशेषण है। अब अगला है उत्तरी, उत्तरी ये क्या है, ये भी दोस्तों गुणवाचक विशेषण होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ये उत्तर दिशा को प्रकट करता है, क्या उत्तर दिशा को प्रकट करता है। अब दोस्तों बचा है यह, अब यह क्या है, तो दोस्तों यह है एक सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। यह क्या है, यह दोस्तों है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अब क्यों, यह कैसे है दोस्तों, सार्वनामिक या जैसे नाम से ही प्रतीक होता है, सार्वनामिक या संकेतिक, जो सब नामों के लिए सर्वनामक की तरह काम करते हैं, या वह मेरा तेरा, ये सब दोस्तों सार्वनामिक या सांकेतिक गुण कहलाते हैं। तो इसमें ये क्या है, ये सार्वनामिक गुण है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है अपना इसके लिए, लेकिन ये सार्वनामिक गुण, इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है, इसकी गुण ये डेफिनेशन है। तो दोस्तों अब गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आया। गुणवाचक जिसमें गुण दोषों की व्याख्या होती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है, नीतू अति सुंदर है, इसमें प्राविशेषण कौन है, इसमें प्राविशेषण कौन है, इसमें प्राविशेषण क्या है या कौन है, सॉरी कौन है। तो दोस्तों नीतू अति सुंदर है, तो नीतू अति सुंदर। अब प्राविशेषण अगर हमें डिफिनेशन नहीं पता होगी, क्या अगर प्राविशेषण की हमें डिफिनेशन नहीं पता होगी तो हम नहीं जान पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि इसमें क्या प्राविशेषण शब्द कौन सा है, चारों ऑप्शन में प्राविशेषण कौन सा है। तो इसके लिए आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डिफिनेशन हमने पढ़ाई थी, तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। और मैं यहाँ भी आपको प्राविशेषण के बारे में, वहां पे विशेषण, विशेष, प्राविशेषण, लिंग और वचन, कारक, ये सब बताया है। और अगर आपने वहां से नहीं पढ़ा है तो यहाँ में प्राविशेषण की डिफिनेशन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हिंदी में कुछ विशेषण होते जिनकी विशेषता, क्या हिंदी में कुछ ऐसे विशेषण होते हैं कि जिनकी विशेषता, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता, विशेषणों की भी विशेषता बताई जाती है, उन्हें प्राविशेषण। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन क्या होगी, हिंदी में विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों नीतू, नीतू क्या, ये तो संज्ञा है, और संज्ञा मतलब क्या, संज्ञा कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा या विशेष कहलाती है। ये विशेष भी है, विशेष भी है दोस्तों। विशेष, विशेष किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है, विशेष किसे कहते हैं दोस्तों, संज्ञा या जिस विशेषण से, क्या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द दोस्तों, इसकी जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और नीतू अति सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है, विशेषण है, सुंदर विशेषण है। अब अति, हमने कहा विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। इसका मतलब अति, अति क्या है, प्राविशेषण है, ये शब्द क्या है, प्राविशेषण है, ये प्राविशेषण हो गया। अब दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको पढ़ा होगा आपने अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं तो याद होगा, आप पहचान भी गएंगे आपका राइट आंसर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो सुधा, सुधा दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है, ये अमृत का पर्यायवाची है दोस्तों। सोम, ये भी अमृत का पर्यायवाची है। अब आता है सुरभोग, सुरभोग ये भी अमृत का पर्यायवाची है, क्या सुरभोग भी अमृत का पर्यायवाची है। तो शशि, शशि ये अमृत का पर्यायवाची है कि नहीं दोस्तों, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये किसका पर्यायवाची, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है,
चंद्रमा का पर्यायवाची है। और चंद्रमा के और पर्यायवाची आपको पता होंगे, जैसे इंदु, निशा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? शशि, शशांक, ये सब दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों हमें लगता है यार इसका मतलब इनमें से अमृत का पर्यायवाची कौन है? ये शशि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्या? शशि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कान लगाना मुहावरे का अर्थ है। क्या? कान लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सजग होना। कान लगाना, क्या? कान लगाना मुहावरे का अर्थ सजग होना, निगाह रखना, ध्यान देना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा होगा? राइट। कान लगाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों होगा ध्यान देना। क्या? ध्यान देना अपना राइट आंसर है। ध्यान दे, कान लगाना मतलब ध्यान देना। कान लगाना मतलब ध्यान देना। दोस्तों ये मुहावरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके क्वेश्चन पेपर में आया है। तो दोस्तों कान लगाना मतलब ध्यान देना। अब दोस्तों अगर कान लगाना ध्यान देने का मुहावरा है, इसका अर्थ है, तो सजग होना, निगाह रखना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों कान लगाना मुहावरे का अर्थ है क्या? ध्यान देना। तो आंख खुलना, सजग होना और निगाह रखना। सजग होना, सजग मतलब कुछ देखा तुरंत सतर्क हो गए, सतर्क हो गए। सजग मतलब आंखें देख के एकदम चौकन्ना हो गए, मतलब भौचंक गए, कहूँ यूं कहो। तो दोस्तों सजग होना मतलब आंख खुलना। आंख खुलना दोस्तों मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है? सजग होना। आंख खुलना मतलब मुहावरा, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। अब ये तो हो गया आंख खुलना मतलब सजग होना। आंख खुलना मुहावरा हो गया और ये सजग होना इसका मुहावरे का अर्थ है। अब दोस्तों अगला है अपना निगाह रखना। तो निगाह रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों एग्जाम्स में जैसे एक सेम थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे जो स्टूडेंट है या वो कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूजन उसको हो जाए, जिससे वो गलत आंसर दे दे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान से, कान लगाना मतलब ध्यान देना, इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। अब सजग होना मतलब आंख खुलना। अब फिर निगाह रखना, क्या? निगाह रखना का मतलब क्या होगा? निगाह एक टक देखना, मतलब क्या होगा? निगाह जैसे किसी की तरफ देखना, एक टक देखना। तो निगाह रखना क्या मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका दोस्तों अर्थ होगा क्या? इसका मुहावरा होगा निगाह रखना मतलब क्या होगा? आंख लगाना। आंख लगाना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? निगाह रखना। आंख लगाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों निगाह रखना। तो हमें लगता है दोस्तों आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छी तरीके से विद फैक्ट्स याद या समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये संधि और लिंग, विशेषण, कारक, विशेष और क्या और प्लस ये संधियां जितनी भी हमने क्वेश्चंस ये बताए हैं, निगाह, मुहावरे, इनको नहीं देखा है, पढ़ा है तो प्लीज पढ़ें, क्योंकि ऐसे ही इस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके यूपी SSSC पेट 2021 पेट मॉडल पेपर में। तो दोस्तों मिलते हैं अभी इसके साथ अगले सेशन में। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन जीएस के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आने की संभावना है उनको लेकर आया हूं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो को मिस मत किया करेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो मिस कर देते हैं जिससे तो आपको क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। क्वेश्चंस मिस हो जाएगा, एक का पॉइंट इधर से उधर हुआ तो ये आपको आंसर समझ में नहीं आएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर उसकी अधूरी, क्योंकि आधा जो नॉलेज होता है, आधा वो नॉलेज होता है वो खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि पूरा पता ही नहीं है तो आधी कहानी किसी लायक नहीं होती। आधा क्वेश्चन आधा आंसर किसी काम का नहीं होगा। इसलिए वीडियो पूरा का देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। क्या भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? क्या
भारत में दोस्तों पंचायती राज स्थापित करने वाले, भारत में क्या दोस्तों, कहां पे, भारत में पंचायती राज स्थापित करने में प्रथम 2 राज्य पूछ रहा है दोस्तों। राज्य तो बहुत स्थापित किए उसके बाद में, लेकिन प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? राजस्थान और महाराष्ट्र। दोस्तों एक तो राजस्थान था, ये तो कंफर्म है कि एक पहला राज्य जो था, प्रथम 2 राज्यों में से एक पहला राज्य राजस्थान था। अब दूसरा कौन सा होगा, ये आपको ऑप्शन में देख के पता चलेगा। राजस्थान और महाराष्ट्र ये नहीं था। फिर दूसरा राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ये भी नहीं थे। तो तीसरा है राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या? राजस्थान और राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्या? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत में क्या, भारत में पंचायती राज, क्या भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे कौन? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। ये गलत है। तो अपना राइट आंसर 3। अब कब स्थापित किया था? दोस्तों ये जो भारत में पंचायती राज स्थापित किया था, ये 2 प्रथम राज्य 1956 में। कब? 1956। कब स्थापित किया था? 1956 में भारत के 2 प्रथम राज्य, जिन्होंने अपने वहां पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था। 1956 में भारत के 2 प्रथम राज्य कौन कौन थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था, क्या पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस एक दिवस है, कब मनाया जाता है? इसको आपको क्या याद करना है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो दोस्तों 15 अगस्त को नहीं, सभी को पता है 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। अब 7 जून को। अब दोस्तों जून में तो मनाया जाता है, अब कौन सी जून को, ये ऑप्शन देखकर पता चलेगा। 7 जून को नहीं मनाया जाता है। फिर दिसंबर को जून में मनाया जाता है, इसका मतलब दिसंबर वाला भी ऑप्शन गलत है। अब 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। क्या 5 जून को? हाँ दोस्तों आपका राइट आंसर 4 है। क्यों? क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व भर में पर्यावरण के प्रति जागरूक, ये जो नेचर है, इसको प्रकृति के लिए जागरूक लोगों को, उसके प्रति सजग युवकों को उसको बनाए रखने के लिए 1972 में 1972 में स्टॉकहोम में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं से इसकी शुरुआत विश्व भर में, क्या विश्व भर में कब से मनाया जा रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 1972 1972 स्टॉकहोम क्या विश्व पर्यावरण दोस्तों 5 जून को मनाया था। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, क्या विश्व भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1972 में स्टॉकहोम में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहां सबसे कम है? नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहां सबसे, तो दोस्तों सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? सबसे पिछड़ा राज्य या कहो कमजोर राज्य कौन सा है? तो आप समझ गए होंगे सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है भारत का? बिहार। तो सबसे महिला साक्षरता दर कहां कम होगी? बिहार की ही कम होगी। जब सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है तो सबसे महिला साक्षरता दर कहां कम होगी? बिहार में। आपका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। तो दोस्तों अब उससे ज्यादा, उससे थोड़ा मतलब ऊपर, उससे ज्यादा बिहार से थोड़ी अच्छी कहां पर है क्या महिला साक्षरता दर? तो दोस्तों कहां पर है बताइए? अब मैं ये कह रहा हूं कि
नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता कहाँ सबसे कम है, तो बिहार में, ठीक है, राइट, सबसे कम बिहार में है, लेकिन उससे थोड़ा बेटर कहाँ पे है बताइए, कौन सा इसमें ऑप्शन है, राजस्थान। उसके सबसे, देखो आपका राइट आंसर इसका महिला साक्षरता दर का राइट आंसर ये हो गया। अब इससे थोड़ी बेटर साक्षरता दर कहाँ पे है, सबसे कम इसकी है, इससे थोड़ी बेटर किसकी है, राजस्थान की, फिर किसकी है बताइए, उसके बाद फिर किसकी है, इसमें ऑप्शन है नहीं वो, लेकिन इसके बाद आएगा झारखंड, इससे व्यवस्था थोड़ी, राजस्थान से भी अच्छी थोड़ी झारखंड, फिर उससे थोड़ी व्यवस्था कहाँ अच्छी है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ अच्छी है, जम्मू कश्मीर में। और इसकी साक्षरता दर है कितनी, बिहार में महिला की साक्षरता दर है कितनी, तो दोस्तों इसकी कितनी है, 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5%। अब दोस्तों हमें लगता है ये भी क्वेश्चन आपको आंसर समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था उसका प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तो जैसा आपको पता है सभी को, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है भारत, एक कभी भी क्वेश्चन आया भारत कैसा देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब तो विकास स्तर है, काफी विकास हुआ है, बट भारत अभी भी लिखित में भारत कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, कृषि होगा। क्यों, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा कृषि प्रधान देश है। अब तो दोस्तों भारत में दूसरी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, सबसे बड़ा एरिया कृषि का है, उसके बाद किसका एरिया है, उसके बाद दोस्तों किसका एरिया होगा, फिर विनिर्माण का। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कृषि। लेकिन दूसरा क्षेत्र द्वितीयक स्तर, ये तो प्रथम स्तर है, तो ये हो गया द्वितीयक, ये द्वितीयक आपका हो गया। अब तृतीय क्षेत्र किसका है, तो तृतीय दोस्तों सेवा क्षेत्र है आपका। तृतीय कौन है, सेवा क्षेत्र। दोस्तों हमें लगता है ये भी आंसर आपको समझ में आ गए होंगे तीनों। दोस्तों ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको जब प्राथमिक कृषि है तो ये सही आ गया, तो मतलब सारे रॉन्ग हुए। बट ये द्वितीयक विनिर्माण है, तृतीय नंबर सेवा क्षेत्र है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि पता है, अगर जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा कि सबसे ज्यादा झगड़ा या घरेलू झगड़े या बाहरी झगड़े, भूमि सेवा क्षेत्र या एरिया के क्षेत्र, ग्राउंड के झगड़े किसके साथ, देश के साथ हैं, तो दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जिसके साथ चारों सीमाओं के झगड़े हैं, जिसकी जितनी सीमाएं उसकी लगती है उतनी उससे झगड़े हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, चीन दोस्तों सबसे ज्यादा सीमाएं चीन की हैं, जो देशों के साथ लगती हैं। अब कितनी है, कितने देशों के साथ लगती हैं, 14 देशों के साथ। कितने देशों के साथ लगती हैं, 14 देश। देखो चीन की दोस्तों जो सीमाएं हैं 14 देशों के साथ साझा होती हैं, इसीलिए इसके सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। ये करंट में न्यूज में बना ही रहता है, किस लिए, झगड़ों के लिए अपनी जाना भेजा जाता है, क्या झगड़ों के लिए, कि चीन के झगड़े बहुत इसी करके होते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों अभी मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों इनको जल्दी से देखते हैं फिर आगे सेशन करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्या 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा,
हिंदू लीग द्वारा या मुस्लिम लीग द्वारा? तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। दोस्तों 16 अगस्त 1946 को, क्या 16 अगस्त 1946 को ईसाई नहीं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? दोस्तों 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में, क्या 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? क्या प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो दोस्तों कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो दोस्तों 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? क्या महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो दोस्तों महात्मा गांधी 1922 में नहीं, 1923 नहीं, 1924। क्या आपका राइट आंसर 1924 होगा? कैसे दोस्तों? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में अध्यक्ष बने थे। कहाँ? बेलगाम कर्नाटक में। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम और अंतिम, क्या प्रथम? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रथम और अंतिम बेलगाम कर्नाटक में 1924 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जिसकी अध्यक्षता 1924 में जो अध्यक्षता हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों क्या कहाँ हुआ था ये? दोस्तों बेलगाम कर्नाटक में। बेलगाम कर्नाटक में 1924 में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे और उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम और अंतिम अध्यक्ष महात्मा गांधी जी ही थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है पल्ली आंदोलन संबंधित है। दोस्तों पल्ली आंदोलन संबंधित। तो दोस्तों पल्ली एक व्यक्ति का नाम था। क्या पल्ली एक व्यक्ति थे जो एक्चुअली ऐसा था मैटर कुछ कि एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जाति को, निम्न जाति के थे वो पल्ली जो व्यक्ति थे वो निम्न जाति के थे। उन्होंने 1871 में, क्या 1871 में अपनी जाति को, क्या अपनी जाति को छत्री या बनिया में, मतलब अपनी जाति के नाम क्या है बनिया या छत्री लगाने लगे, जिसके कारण आंदोलन हुआ था। कब? 1871 में। बनिया कुल में दोस्तों इन्होंने अपना, जैसे कहते हैं कि कास्ट बदल लेना, तो पल्ली आंदोलन, पल्ली व्यक्ति थे, आंदोलन संबंधित है। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु, पल्ली जो थे ये तमिलनाडु के व्यक्ति थे। और कब हुआ था ये आंदोलन? 1871 में। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने, पल्ली जो थे निम्न जाति के व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी कास्ट को बनिया कुल में कर लिया था। अपनी कास्ट मतलब बनिया, अपनी कास्ट के आगे, जात नाम के आगे बनिया कुल में अपना वर्णन करने लगे थे, जिसके कारण इसका विद्रोह हुआ। उसी इन्हीं के नाम से पल्ली आंदोलन पर, क्योंकि पल्ली व्यक्ति था, व्यक्ति ने ही अपने नाम के आगे कुल अलग बदल लिया, धर्म बदल लिया, कुछ कह सकते धर्म। तो इसके कारण पल्ली आंदोलन हुआ, जो तो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये कब हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में हुआ। ये कब हुआ? 1871 में। कौन सा आंदोलन? पल्ली आंदोलन। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी कास्ट बदल ली थी, बनिया कुल में अपने नाम लिखने लगे थे, इसी करके पल्ली आंदोलन हुआ। तो दोस्तों हमें लगता है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो समझ रहे अनपढ़ बादशाह। क्या? अनपढ़ बादशाह सम्राट। तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? क्या मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो दोस्तों
सम्राट भी अनपढ़ होते थे। तो देखिएगा ये लिखा इतिहास की बातें हैं, कोई हम नहीं कह रहे हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अब कुछ कारण रह गए थे दोस्तों, जिसके कारण क्या वो अनपढ़ रह गए, पढ़ लिख नहीं पाए। अब वो कारण कौन थे दोस्तों? वो कारण थे दोस्तों, पहले बताता हूँ बाद में कारण बताऊंगा। तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो दोस्तों अनपढ़ कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। तो दोस्तों अनपढ़ कौन सा सम्राट था? अकबर। क्या नाम है इनका पूरा नाम? मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद अकबर। दोस्तों इनका पूरा नाम है क्या? फिर से बता रहे हैं आपको, इनका अकबर का पूरा नाम क्या था? मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1542 को। क्या 15 अक्टूबर 15 कहाँ हुआ था? राजपूत। कहाँ हुआ था? राजपूत राज्य अमरकोट किले में। अमरकोट किले में हुआ था। किले में हुआ था। अब दोस्तों ये अनपढ़ क्यों रह गए थे? एक्चुअली 1555 क्या 1555 ईस्वी तक एक्चुअली इनके फादर कौन थे? हुमायूं। हुमायूं का युद्ध चल रहा था किससे? शेरशाह से, जिससे वो हार गए थे और शेरशाह ने हुमायूं को शरणार्थी बना लिया था, जिसके कारण इनका बचपन में इनके पढ़ने लिखने की सही व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण ये अनपढ़ हो गए। और दोस्तों इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और दोस्तों और ये युद्ध कहाँ हो रहा था? ये दोस्तों ये शेरशाह किसने युद्ध? दोस्तों बिलगाम। दोस्तों ये इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर था। वो मुगल सम्राट अनपढ़ था। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी क्या 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इस अनपढ़ बादशाह या अकबर सम्राट का जन्म हुआ था और राजपूत राज्य के अमरकोट किले में हुआ था। और दोस्तों 1555 ईस्वी में या 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में इनके पिता कौन थे? हुमायूं। और कहाँ युद्ध चल रहा था? बिलगाम में। बिलगाम के युद्ध में ही इनके पिता को शरणार्थी बना दिया था। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह ने, जिसके कारण इनका बचपन में पढ़ने की व्यवस्था सही नहीं हो पाई और अकबर मोहम्मद मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ रह गए। तो दोस्तों हमें लगता है आपको ये 500 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और जो आपको ये फैक्ट बताए वो भी अच्छे लगे। दोस्तों अगर आपको फैक्ट अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों अब अपने 5 क्वेश्चंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों इनको जल्दी से देखते हैं। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है पद, अपने पद पर बना रह सकता है कितने वर्ष तक? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो दोस्तों ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है ये अपनी पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। वो भी कैसे? दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर पद ग्रहण करने की तिथि से, क्या पद ग्रहण करने की तिथि से
4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से, क्या 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो पहले पूरा हो तब तक अपने पद पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों 4 वर्ष के जब से इसको पद, जिस तारीख से इसने पद को अपने ग्रहण किया है उस तारीख में 4 वर्ष या उसकी 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 जो पहले पूरा होगा तब तक वो अपने पद पर आसीन रह सकता है। तो दोस्तों हमें लगता है आपको ये आपका आंसर नंबर 4 राइट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। क्या एम फातिमा बीबी थी? ये कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1989। क्या दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों वो एम फातिमा बीबी थी। और कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1989 को। और कब तक रही? 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर रही। क्या दोस्तों जो एम फातिमा बीबी थी ये 6 अक्टूबर 1989 को इस पद पर हुई और 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर आसीन रही। तो दोस्तों हमें लगता है ये भी आपका आंसर कौन सा सही है? 4। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम व अंतिम, क्या है? प्रथम व भारतीय अंतिम गवर्नर कौन थे दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपाल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कहो उतना कम, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कौन थे? देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन याद करिए क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर समझ में आता है कि कौन सा, इसलिए क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा तो आंसर भी उसके साथ में याद आ जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के थे। क्या ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम, दोस्तों मेन पॉइंट यही है, प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर पूछ ले क्या आपसे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे आपके। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार होता है ये किसके तहत आता है? दोस्तों किसके तहत आता है? तो अधिकार दोस्तों पता ही होगा किसके तहत आते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों के। तो ये भारतीय संविधान के, क्या भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। क्या दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता, तो ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 है दोस्तों जो, उसके अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो दोस्तों हमें लगता है ये भी क्वेश्चन आपको आंसर समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस
कब उत्तर प्रदेश बना? दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये कब बना उत्तर प्रदेश? तो ये दोस्तों 12 फरवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना। क्या 12 फरवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना? तो दोस्तों हमें लगता है आपको ये पांचों क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।